अच्छा तो देखो हम लोग एसी पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग एसी पढ़ रहे थे, एसी का एवरेज, एसी का आरएमएस, यहां तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है बच्चा, अब चलो देखते हैं पावर इन एसी। ठीक है बच्चा, पावर इन एसी है ना बेटा, अल्टरनेटिंग करंट में पावर की बात की जाए तो बोलो बच्चा, पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है बोलो। फिजिक्स के क्वेश्चन एडवांस जेई क्या करूं फिजिक्स क्वेश्चन में? अच्छा टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अरे मुझसे क्यों करवाओगे, रेजोनेंस के साइट पे जाओ, मिल जाएंगे तुमको सारे पेपर, है ना। चलो बोलो बच्चा, पावर इन एसी। तो बताओ बेटा, इलेक्ट्रिकल का पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है? बहुत सारे बच्चों ने लिखा V इंटू वाई, बहुत अच्छे बच्चा, है ना। तो मान लिया बेटा, मान लिया जाए कि एक एसी का करंट है बच्चा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बेटा, और ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई। ठीक है बच्चा, तुम उल्टा ये मान सकते हो, तो मान सकते हो कि ये हमारा है बेटा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई, और ये हमारा आई ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। इस इक्वेशन को देख करके सिर्फ तुम यही समझो कि मैंने ये दिखाना चाहा तुम्हें कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आई है ना। तुम चाहो तो इसका फेज बड़ा मान लो, तुम चाहो तो इसका फेज छोटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चा, तो अब देखो, अगर मैं लिखूं बेटा इंस्टेंटेनियस पावर, अगर मैं लिखूं बेटा इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, ठीक है, तो देख बेटा इंस्टेंटेनियस पावर क्या होना चाहिए, E इंटू आई। अब मैंने उसको इंस्टेंटेनियस क्यों लिखा, क्योंकि ये भी टाइम फंक्शन है और ये भी टाइम फंक्शन है ना बेटा, दोनों टाइम का फंक्शन है, इसलिए कहा मैंने बेटा इसको इंस्टेंटेनियस, है ना। अच्छा बच्चा बोल रहा है वीडियो ब्लर्ड आ रहा है, देखूं मैं भी, नहीं बच्चा वीडियो बिल्कुल ठीक है, वीडियो इज परफेक्ट। देखो बच्चा, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गया बेटा P इक्वल टू ई इंटू आई। तो देखो बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट, है ना बेटा, ई नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस आई। बोलो बेटा, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, इसको बोल सकते हैं क्या, ई नॉट आई नॉट बाई टू कर लो, तो ये हो गया टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस आई। बोलो बेटा, है ना, होगा बेटा, ठीक है। अब बताओ टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है ना, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, क्या बोलो, कॉस ऑफ बी माइनस ए, कॉस ऑफ बी माइनस ए माइनस कॉस ऑफ बी प्लस ए। बोलो बेटा, होगा, बोलो बच्चा, होगा ये, ठीक है बच्चा। P बराबर ये क्या आया, इंस्टेंटेनियस पावर आया बेटा, है ना, ठीक है। अब मैं लिखता हूं बेटा एवरेज पावर। तो देख बच्चा, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर क्यों, सुन ध्यान से। तो बोल बेटा, ये पावर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बोलो बच्चा, वेरिएबल है ना बेटा। अब बताओ स्लो वेरिएशन है या फास्ट वेरिएबल है, स्लो वेरिएशन है कि फास्ट, स्लो या फास्ट, फास्ट बेटा। एसी का फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में इस्तेमाल करते हैं बच्चा, ये हमारा है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में 50 ऑसिलेशंस। सच बेटा, एक सेकेंड में 50 ऑसिलेशन पूरा किया, तो बहुत फास्ट वेरी कर रहा होगा ना, है कि नहीं बच्चा, ठीक है, इसका मतलब फास्ट वेरिएशन है। तो बेटा इतना फास्ट वेरिएशन है कि इस पावर के वेरिएशन को तुम देख ही नहीं पाओगे, है ना, पावर के वेरिएशन को देख ही नहीं पाओगे। तुम खुद देखो ना बेटा, टाइम का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 ओमेगा ना बेटा, बोल, ये 2 ओमेगा है ना बेटा, बोल, है कि नहीं, है ना। तो देख बच्चा, ये 2 ओमेगा है, इससे क्या सीखा, इससे क्या सीखा, तो कहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पावर
है ना बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पावर कितना आया बोलो, ये आ गया 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। बोलो बेटा, एसी के फ्रीक्वेंसी का दुगना है, देखो 2 ओमेगा है ना, यहाँ हमारा ओमेगा था 2 ओमेगा था, इसका मतलब बेटा पावर तो और ज्यादा कर रहा है। अगर इंडिया में 50 है ना बेटा, तो पावर का वेरिएशन 100 हो गया, तो और फास्ट हो गया, इतना फास्ट कि तुम पहचान नहीं सकते। तुम खुद इमेजिन करो ना बेटा, बल्ब, घर में जो तुम बल्ब लगाते हो है ना, उस बल्ब में कैसा करंट है, उस बल्ब में ऐसा करंट है बच्चा, है ना। अगर ऐसा करंट है, इसका मतलब ऐसा बहुत बार होता है बेटा कि करंट 0 हो जाता है ना। अगर करंट 0 हो जाता है बेटा, इसका मतलब बल्ब बुझ जाता है ना। लेकिन क्या कहीं पता चला बेटा हम लोग को कि बल्ब बुझा, कभी पता लगा नहीं बेटा। हमें लगता है कि बल्ब का इंटेंसिटी कांस्टेंट है, लगता है ना कि बल्ब जो हमारा है एकदम कांस्टेंटली ग्लो कर रहा लगता है ना ऐसा। लेकिन खुद सोचो, ये तो वेरिएबल करंट है ना बेटा, फिर भी लगता है ऐसा क्योंकि वेरिएशन बहुत फास्ट है ना बेटा। अब सोच के देखो, ये फास्ट वेरिएशन है, तो जो चीज बहुत तेज वेरी कर रहे हो बच्चा, है ना, ठीक है, उसको तो वेरिएशन को देख नहीं पाएंगे, और जब वेरिएशन को देख ही नहीं पाएंगे तो फिर तो डाटा ये बेकार ना हो गया, ये मैथमेटिक्स यूजलेस ना हो गई। यूज वाली क्या हुई, एवरेज, है ना बेटा। तो अब चलो मैं कहूं पावर का एवरेज, तो बोलो बेटा पावर का जो एवरेज वैल्यू है बेटा, ठीक है, वो कहोगे इसका एवरेज। तो इसका एवरेज कितना है, देखो तो ई नॉट आई नॉट बाई 2, है ना बेटा, कॉस साई का एवरेज माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साई का एवरेज, है ना बेटा। तो अब तुम बताओ ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बोलो बच्चा, बोलो बोलो, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये है ना बेटा कांस्टेंट, बोलो, एक मिनट, ये है ना बेटा कांस्टेंट। तो बोलो अगर ये कांस्टेंट है बेटा, अगर ये कांस्टेंट है तो उसका एवरेज वैल्यू भी सेम ही ना आएगा बेटा। लेकिन यहां देखो cos थीटा का वैल्यू टाइम फंक्शन है बेटा, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 0, इसका हो जाएगा बेटा एवरेज 0। तो क्या बन गया, पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस साई। बोलो बेटा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस साई, ठीक है बच्चा, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, जो कॉस साई हमारा आया, इसको एक नाम दे दिया गया हम लोगों ने, क्या, पावर फैक्टर। इसको नाम क्या देते हैं बेटा हम लोग, पावर फैक्टर। ठीक है बच्चा, है ना। तुमने देखा ना, मैंने सारी चीज कितनी मेहनत से, है ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाली, है ना बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाली ना मैंने, और कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं किया बच्चा, है ना। लेकिन ये सारा काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें, फेजर डायग्राम, जो कि तुमने एसीए पढ़ा था, एसीए पढ़ा था ना, फेजर डायग्राम, है ना बच्चा। तो अगर इसको फेजर डायग्राम से इस्तेमाल करो, है ना, तो कैसे बोलोगे, बोलोगे देखो करंट के मुकाबले में, करंट के मुकाबले में इसका फेज साई ज्यादा है, इसका मतलब बेटा ऐसे हमारा करंट आई, है ना बेटा, और ऐसे हमारा क्या हो गया, ई, ये हो गया आई नॉट, ये हो गया ई नॉट, और दोनों के बीच का कितना एंगल बेटा, साई, है ना। तो इस डायग्राम को देख के क्या बोलोगे, बोलोगे वोल्टेज, सुनना ध्यान से, वोल्टेज करंट से साई फेज आगे है ना। मतलब डायग्राम क्या करता है, रिप्रेजेंट वोल्टेज का फेज करंट के रेस्पेक्ट में, यह वोल्टेज का फेज करंट के रेस्पेक्ट में, है ना बच्चा। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे देखो बेटा हमारा वोल्टेज, और ऐसे हमारा बेटा करंट, समझा, है ना। और ये एंगल हमारा क्या है, साई। यहां क्या बोलेंगे बेटा कि देखो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से साई एंगल पीछे है ना बेटा, याद रखना। रिफरेंस, रिफरेंस हमेशा बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, रिफरेंस बनेगा हॉरिजॉन्टल, उससे ज्यादा तो ऊपर,
और उससे कम तो उससे नीचे, ज्यादा तो ऊपर, कम तो नीचे, है ना बेटा। और याद है ना, फेजर डायग्राम में ये दोनों वैल्यू हमेशा हम लोग एक जैसा पुट करते हैं बच्चा, एक जैसा करते हैं। इसका मतलब इसको अगर बोलो पीक तो इसको भी बोलना पड़ेगा पीक, है ना बेटा। इसको बोलोगे आरएमएस तो इसको भी बोल सकते हो आरएमएस, है ना बच्चा। तो इसको भी तुम बोल सकते हो क्या बेटा, आरएमएस। तो यहां भी बोलोगे आरएमएस, है ना बेटा। ठीक है, तुम यहां भी कर सकते हो आई आरएमएस और ये ई आरएमएस। ठीक है बच्चा। अब तुम्हें याद होगा ना, याद होगा ना कि फेजर डायग्राम में इन दोनों को वेक्टर के जैसा ट्रीट करते हैं बेटा, वेक्टर मानते हैं इसको, है ना बेटा। तो अब बताओ, इन दोनों को वेक्टर मान करके अगर पावर निकालोगे तो क्या बोलोगे, ए डॉट बी बोलेंगे बेटा, ए डॉट बी। तो बोलो बेटा ए डॉट बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉसिटा, ए बी कॉसिटा। देखो वही है ना, वही है ना, ए बी कॉसिटा, है ना बच्चा। तो फेजर डायग्राम से ये पूरे कैलकुलेशन से बच जाएंगे बेटा हम लोग, है ना। लिख लो फटाफट, नोट कर ले बच्चा। प्रियांश बोलो, आवाज नहीं आ रही, प्रियांश बोलो। ये कुछ नहीं बोल रहा। शुभम तुम बोलो। सर वहाँ cos ओमेगा टी प्लस आई का वैल्यू 0 कैसे आया? यहाँ पे अरे cos बेटा 2 ओमेगा। ये एवरेज ना है बाबू, एवरेज ना, पता था ना, साइन थीटा का एवरेज, कॉस थीटा का एवरेज फुल साइकिल में 0 होता है ना बेटा, याद आया। सुमित, सर वो कल एक क्वेश्चन कराया था आपने, वो जिसमें आई और टी का ग्राफ था, आई एवरेज और आई आरएमएस निकालना था ना सर। हाँ बेटा बोल। सर ई क्वेश्चन, ई वाले में तो उसमें सर जब हमने आई आरएमएस निकाला तो पहली लाइन की इक्वेशन लिख दी थी आई इक्वल्स टू 2 आई नॉट अपॉन टी इंटू टी, हाँ ठीक है सर। हाँ और जो वो था टाइम टी बाई 2 के लिए, लेकिन सर टाइम टी बाई 2 से टी के लिए तो लाइन की इक्वेशन एक और आएगी ना, दूसरी। हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे बताओ बेटा, हम लोग तो किसका एवरेज निकाल रहे थे, आई स्क्वायर का ना। जी सर। तो बेटा आई जब स्क्वायर करेंगे तो जो चीज पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। है ना। मतलब आई यस को सर। स्क्वायर करना है तो हम आई का बात करें या मॉड आई का बात करें, बात एक ही है ना बेटा। यस सर। तो नीचे वाला ग्राफ चला जाएगा ऊपर ना बेटा, बोल। यस सर ठीक है। और फिर बताओ दोनों का एरिया सेम हो जाएगा ना। यस सर एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है, सर वैसे कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। बिल्कुल सेम आएगा बेटा। जी सर। लेकिन तुम्हें मैथमेटिक्स की सही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन में पढ़ते हो ना, पीरियोडिक जी सर। जी फंक्शन, सर। नॉन पीरियोडिक फंक्शन, है ना, वो सबका यस सर। इंटीग्रेशन। यस सर पढ़ लिया सर वो सब मैथ्स में। तो करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है, कुणाल गुप्ता, नहीं बोला। ऋषभ हेलो बोलो। सर, ये जो एवरेज पावर ये निकाला आपने, ये बाय डिफॉल्ट पूरे एक टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं ना? हाँ, कुछ लिखा नहीं है तो एक पीरियड मानना होता है, एक फुल साइकिल। सर तो अगर ये एवरेज पावर किसी मतलब हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालना पड़ा तब तो वो जीरो नहीं हो जाए होगा, तब कॉस जीरो वाला? नहीं होगा बेटा, फिर डिपेंड करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते ना। तब तो उसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना? बिल्कुल सही बात। ओके ठीक है, यस। अंशुल। सर फेज डिफरेंस कैसा आया आई और ई में? ऊपर जो लिखा ना, अभी तो मान के चला ना मैंने बेटा, फेज डिफरेंस तो मान के स्टार्ट किया मैंने, मान लिया कि आई और ई का फेज डिफरेंस आई है। ओके सर। लव कुमार बोलो। सर आप अपना ग्रुप इनवाइट लिंक भेज दीजिए ना, टेलीग्राम का। कौन से बैच का?
जेपीए। ये पी ए स्टार का भेज दूंगा, ठीक है भेज दूंगा। और कुछ मयंक? सर आपने पी एवरेज को सर आई नॉट बाय 2 लिखा है सर, फिर आपने पी को इज इक्वल्स टू ई आर एम एस और आई आर एम एस कैसे लिख दिया? बताओ पहले आरएमएस वैल्यू क्या होती है? सर एवरेज वैल्यू उसकी आई की, सॉरी समझ करेगा तुम। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सर। 1/√2 होती है ना? यस सर, हाँ सर समझ गया, 1/2 × 1/2। अब समझ गया? यस सर। हाँ आदित्य? सर ये फेजर डायग्राम कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ अच्छा, वो सर्कुलर रिवाइज करना एक बार रिप्रेजेंटेशन में का ना? कुछ खास नहीं है, कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल चीज है बेटा। हाँ वही, मतलब वो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन यही था ना? हाँ 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 उधर ही पढ़ा था बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। चलो ओके, देख बच्चे आगे बढ़े। तो देख बेटा, मैंने यहाँ क्या सिखाया तुमको कि इस बात का फेजर डायग्राम बनाना बेटा, है ना? तो हर एम्पलीट्यूड को हम वेक्टर जैसा दिखाते हैं, है ना बच्चा? हर एम्पलीट्यूड को वेक्टर जैसा दिखाते हैं, ठीक है बच्चा? और जिसका बड़ा फेज होता है बेटा उसको ऊपर दिखाते हैं, जिसका नीचे होता है उसको नीचे दिखाते हैं। कम फेज नीचे और ज्यादा फेज ऊपर, है ना बेटा? ये डायग्राम किसका है? तो बोलना ये डायग्राम दिखा रहा है कि वोल्टेज का फेज करंट के रेस्पेक्ट में साई ज्यादा है, और ये क्या दिखा रहा है कि वोल्टेज का फेज के रेस्पेक्ट में करंट का फेज कम है, ठीक है बच्चा? अब देख लो, फिर मैंने कहा बेटा कि इन दोनों वैल्यूज को हमेशा एक जैसा पुट करना। एक जैसा करने का मतलब क्या? अगर इसको पीक रखना तो इसको भी पीक ही रखना, है ना बेटा? और इसको आरएमएस करोगे तो इसको भी आरएमएस रखना, है ना बेटा? याद है ना, एसी में हम लोग आरएमएस करंट को ही तो बोलते हैं ना इफेक्टिव करंट, है ना? तो आरएमएस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चा? तो दोनों आरएमएस बोलना या दोनों पीक बोलना, है ना? कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक? अब देखो बच्चा, इस वाले में आई में अगर वेक्टर जैसा मानते हैं बच्चा हम लोग, है ना? तो बताओ इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा आई आर एम एस कॉस साई होगा बेटा, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर? ये हो जाएगा आई आर एम एस साइन साई। बोलो बच्चा, ये दिख रहा? एक मिनट, ये हो जाएगा बेटा आई आर एम एस साइन साई। तो बोल तो बेटा इसमें क्या दोनों करंट पावर में पार्टिसिपेट किया? पावर में कौन पार्टिसिपेट किया? सिर्फ कॉस वन ना बेटा, ये तो नहीं किया ना पार्टिसिपेट, है ना? तो जो करंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कौन नहीं किया? आई आर एम एस साइन साई, है ना बेटा? इसे कहा जाता है, इज कॉल्ड वाटलेस करंट, है ना बेटा? इसे क्या बोलोगे? वाटलेस करंट। कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि वाटलेस करंट क्या होता है, तो क्या करना? आई आर एम एस साइन साई निकाल देना, ठीक है बच्चा? बात समझ में आई? लिख लो फटाफट। तो देखो बेटा, फेजर डायग्राम को चिंता मत करो, फेजर डायग्राम को चिंता मत करो। अभी हम लोग करेंगे बेसिक एसी सर्किट के बारे में करेंगे, है ना? ठीक है, अभी तुम खुद ब खुद चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ बेटा भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, इसी क्लास में भेज दूंगा, डोंट वरी। हो गया बच्चा? चलो आगे देखो बेटा। अब देखो इस पे कोई स्पेशल क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं करेंगे, है ना बच्चा? इस वाले का क्वेश्चन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हर किसी में इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, ठीक है? चलो देखो, अब आ रहे हैं हम क्या बेटा? एसी सर्किट्स में। एसी का सर्किट कैसा होता है इसके बारे में आ रहे हैं, ठीक है बच्चा? तो देखो एसी सर्किट्स में आया जाए, एसी सर्किट में सबसे पहले मैंने कहा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना बेटा? इसका मतलब क्या हुआ बताओ?
इस सर्किट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चा, देखो मान लिया है ये हमारा कोई बेटा रेजिस्टेंस है ना बेटा, इस रेजिस्टेंस को जोड़ दिया एक एसी सोर्स से। ठीक है बेटा, है ना, ये हमारा क्या है, तो कहना जनरेटर का सिंबल है, लिख ही दे रहा हूं चलो। ये हमारा क्या है, ये जनरेटर का सिंबल है बच्चा, है ना। एक सेकंड रुक जाओ। देखो बच्चा ये क्या है, ये हमारा है बेटा, ये हमारा क्या है, ये सिंबल, ये सिंबल ऑफ एसी सोर्स है ना बेटा, या कहो जनरेटर। ठीक है, देवेश जन पूछ रहा है एडवांस के पेपर में आरबीटी के कितने क्वेश्चंस करने, कितना क्वेश्चन करना चाहिए क्या? अच्छा लिखा है आरबीटी के क्वेश्चन करना चाहिए क्या एडवांस पेपर में, ये पूछ रहा है बच्चा क्वेश्चन। लेकिन तुमको बच्चा ये नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बार बार कहता हूं ना बेटा, प्रेजेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो चल रहा है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी फालतू बात नहीं सोचो, एकदम नहीं सोचो बेटा, है ना बेटा, बाकी बात फालतू हो गई, ये समझो। जो सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है ना। एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, किसी आदमी डील कर रहे हो, किसी आदमी से पर्सनल रिलेशन में डील कर रहे हो, है ना, तुम्हारे सामने जो भी तुम्हारा दोस्त है वही सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है। ठीक है बेटा, ऑफिस में काम कर रहे हो, है ना, तुम्हारे सामने जो सीनियर है वही तुम्हारा बॉस है। ठीक है बच्चा, बस ये लाइफ स्टाइल फॉलो करो, समझे बच्चा, प्रेजेंट में जियो हमेशा, फालतू बात मत सोचो। अभी जो पढ़ा रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी कोई और बात नहीं। चलो देखो बच्चा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है बच्चा, ये हमारा एसी का सोर्स है ना। तो देख बेटा, मैंने मान लिया कि ई हमारा क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। चलो इसको भी मान लिया मैंने, इसको भी मान लिया, तो तुम कह सकते हो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बेटा। ठीक है, तो इसमें जो करंट होगा बच्चा आई, वो आई क्या होगा बोलो, आई होगा बेटा v बाई आर, आई होगा बेटा v बाई आर, तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा v नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, है ना बेटा। इसका मतलब I इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बेटा, तो क्या कहोगे कि आई नॉट इक्वल टू कितना है, वी नॉट बाई आर है, इसका मतलब वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर है बेटा, बोलो। ठीक है ना, और क्या दिखा तुमको बताओ, और क्या दिख रहा है, दोनों का फेज, वोल्टेज और करंट का फेज क्या दिख रहा है बेटा, बिल्कुल सेम ना। तो क्या लिखोगे, लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर इन सेम फेज, है ना बच्चा, ये क्या होगा, हमेशा सेम फेज में होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा फेज डायग्राम, इसका तो फेज डायग्राम बहुत सिंपल बनेगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में है बेटा। तो ऐसे हमारा बी नॉट और ऐसे हमारा आई नॉट, है ना, दोनों सेम फेज में हो गया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चा, तो देखो तुम चाहो तो दोनों को आरएमएस बोल सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, अब चलवाते हैं बेटा, तो बोलो बेटा इस वाले का कितना हुआ बेटा, इसका बताओ, इस वाले में बोलो बेटा साई कितना हो गया, साई, साई हो गया 0, साई हो गया 0, तो बोलो बेटा पावर फैक्टर कितना हो गया, बोलो बोलो पावर फैक्टर कितना हो गया बेटा, तो कहोगे पावर फैक्टर 1। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर 1। ठीक है, अब चलो आओ दूसरे वाले में, दूसरे में आते हैं बेटा, अब हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट, है ना बच्चा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या हुआ बताओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर, है ना बेटा। इसको तो क्या मतलब हुआ, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, या तो एक रेजिस्टेंस या फिर कहो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना बच्चा।
इसमें क्या कहोगे, या तो एक कैपेसिटर या बहुत सारे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर, है ना बेटा। कैसे, तो ये एक कैपेसिटर और ये हमारा बेटा एसी, है ना, ठीक है। तो देखो बच्चा, ये गलतियां एसी में कभी नहीं करना कि डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा देना, ये कभी नहीं। क्यों कभी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट तो फिक्स रहेगा ही नहीं, है ना बेटा। इसमें प्लस माइनस हमारा है ना बेटा, प्लस माइनस चार्ज, ये कभी मार्क मत करना, ऐसे नहीं बोलना ये प्लस ये माइनस, है ना, क्योंकि जानते हो ना एसी करंट है बेटा, एसी करंट तो क्या होगा, चेंज करता रहेगा हमेशा, है ना। तो देख बेटा, इसका अगर मैं मान लू V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बेटा, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज अगर Q माना जाए तो Q इक्वल टू क्या बोलोगे, CV, ये हो जाएगा CV नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, बोल बेटा, है ना। तो बताओ करंट, चार्ज है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, चार्ज है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, चार्ज कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है बच्चा ना, बिल्कुल सही। तो बोलो बेटा करंट क्या बोलोगे, करंट हो जाएगा बेटा dq बाई dt, तो क्या होगा बोलो, C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना बेटा। तो इसको मैंने क्या दिया, C V नॉट ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस साइन ऑफ, सब में कंफ्यूजन है बेटा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कहूं या इसको ऐसे कहूं, सी बी नॉट ओमेगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, बोलो। मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री के आधार पे दोनों सही है, ट्रिग्नोमेट्री के आधार पे दोनों सही है बच्चा, है ना, ठीक है। लेकिन फेजर डायग्राम के हिसाब से, सिंपल हार्मोनिक के कॉन्सेप्ट से ये गलत है बच्चा। क्यों गलत है, टाइम का कोफिशिएंट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए बच्चा, है ना, टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है बच्चा, ठीक है, बात समझ गए ना। अब मैंने कह दिया I बराबर C V नॉट ओमेगा को लिख दिया मैंने I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना बेटा, ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ, ये हमारा करंट है बेटा और ये हमारा था वोल्टेज, है ना। तो देखिए बताना कि I नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है, I नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है बच्चा, तो I नॉट इक्वल टू है C V नॉट ओमेगा, है ना बच्चा, या बोलो ओमेगा C इंटू V नॉट, है ना बच्चा। इसका मतलब V नॉट इक्वल टू क्या है, V नॉट इक्वल टू हमारा है बेटा I नॉट बाई ओमेगा C, है ना। जिस तरह से मैंने बेटा वोल्टेज करंट का लिखा पीक में, तुम चाहो तो इसको आरएमएस भी कह सकते हो, बी आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस बाई ओमेगा सी, ये भी चलेगा, ठीक है, बात समझे बच्चा, ठीक है। अब बताओ मुझे देख करके यहाँ पे कि इन दोनों का फेज सेम है क्या, इन दोनों का फेज सेम है क्या, नहीं ना बच्चा। कौन लीड कर रहा है बोलो, कौन लीड कर रहा है, किसका फेज ज्यादा है, करंट का फेज ज्यादा है बेटा, है ना। अच्छा पहले इसको लिख लो, पहले इसको नोट कर लो, बिल्कुल सही बताया तुम लोगों ने, नोट करो इसको। श्वेताश्वर नहीं कर पाएंगे बेटा, साइन ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों सेम थोड़ी होता है, एक बच्चा पूछ रहा है पहले हम ईएमएफ का फेज चूज करते हैं या करंट का फेज, अभी तुमको आंसर मिल जाएगा 1 मिनट के बाद, रुक जाओ। जय लिख रहा है सर ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर बोल दिया मैंने, ही बोल दिया। पावर फैक्टर के वैल्यू कॉस साइन है बेटा, साई का वैल्यू 0 था तो पावर फैक्टर 1 हो गया रेजिस्टेंस के लिए। सिद्धिका बोल। सर ये जो आई और ई है उसमें सर जब आपने पावर लिखवाया था तो उसमें साई का फेज डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अभी तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब
फेज डिफरेंस अगर नहीं है मतलब कितना फेज डिफरेंस है? सर जब आपने पावर लिखवाया तो आपने मैं क्या लिखवाया पूछ रहा हूँ फेज डिफरेंस अगर नहीं है तो कितना फेज डिफरेंस है? 0। 0 है, तो cos साई की वैल्यू 0 हो गई, तो cos 0 कितना होता है? 1। अब समझ गई? नहीं सर, मुझे ये डाउट है कि आपने अभी किया ना कि V0/R इज इक्वल टू I, तो V0 सर बाई सही आर इक्वल टू, हाँ बोलो। सेम ही आ गया जो हाँ E फेज में दोनों का था। सेम है, हाँ। सर लेकिन आपने जब पावर लिखवाया तो साइन ओमेगा टी था I में और E में था ओमेगा टी प्लस 5, तो सर ये कैसे, समझ नहीं आया। बेटा मैंने उसे मान लिया ना, जब मैंने पावर निकाला तो मैंने मान लिया कि दोनों के फेज डिफरेंस आई है। क्योंकि बताओ उसके पहले मैंने सर्किट की बात की, क्या बताओ? नहीं, हाँ वही तो सर। नहीं ना, अभी देखो अभी जब अब देखना शुरू किए हम तो क्या दिख रहा है कि रेजिस्टिव सर्किट होगा तो फेज डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा। बोलो। हाँ सर, लेकिन हाँ। कैपेसिटिव का होगा तो फेज डिफरेंस होगा। हाँ सर, ये तो है। अब बात समझ में आया? हाँ सर, आ गए। अंशुल पूछ रहा है बार बार, अंशुल हैंड रेज कर ले बेटा, क्यों बाबा लिखता है बात को एक, जो पूछना है हैंड रेज कर ले बच्चा। बार बार क्यों लिखना किसी बात को? जब हैंड रेज करते हो तो बात तो करते ही ना हम, अगर बात नहीं करते तो तुम लिखते बेटा बात ये बार बार किस चीज को। पावर फैक्टर क्या है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी कैसे लिखा? सर फिर से वन शॉट में, फिर से वन शॉट में क्या? चाय पी लूं, एक शॉट पी लूं चाय? नहीं, मुझे जल जाएगा, एक शॉट पियेंगे मुंह जल जाएगा मेरा। अंशुल पूछो, अंशुल तुम्हारे पास तो माइक ही नहीं है, तुम लगता है सिर्फ वीडियो ऑन करके बैठा है, ना आवाज सुन रहा है ना आवाज बोल रहा है तुम। हाँ पिलाएंगे, आ जाओ। अंशुल तुम्हें कैसे अनम्यूट करूं? ऋषभ पूछना चाहता है कुछ, बोलो ऋषभ। सर ये सब कर किस लिए रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। क्या? सर ये कर किस लिए रहे हैं इतना सारा कुछ? क्योंकि हम लोग पहली बार सीख रहे हैं ना एसी बेटा, एसी कहाँ पढ़े थे बेटा हम लोग, एसी अब तक नहीं पढ़े ना हम लोग। सर सर तो मतलब वो रेजिस्टेंस तो है सुनो 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 सुनो, Yes. तो हम लोग समझो कि एसी पहली बार पढ़ रहे हैं ना बेटा हम लोग, यस तो एसी को एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं कि एसी में रेजिस्टेंस लगाओ तो क्या होगा, एसी में कैपेसिटर लगाओ तो क्या होगा, सीख रहे हैं अभी हम लोग बेसिक से। मतलब और जो रेजिस्टेंस है उसमें टाइम वेरिंग करंट है तो कितने टाइम पर कितना करंट होगा ये सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये सब भी निकालना नहीं है क्योंकि निकालने का फायदा इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि करंट तो फास्ट वेरी कर रहा है ना बहुत। यस सर। हम निकालना सीख रहे हैं ये चीज क्या कि मान लो हमारे घर में 2 बल्ब लगे हैं, 4 पंखे लगे हैं, है ना, और हमारे घर में फ्लक्चुएटिंग करंट है बेटा, है ना, यस तो हमारा कौन सा कितना एनर्जी खा रहा है, कैसे लगाया जाए कि एनर्जी कम से कम खाए। अच्छा। हम्म, यस सर। समझे? यस सर। एक दिन सब जूम पर चाय पियेंगे, बिल्कुल सही बात। रोशन बोलो। सर ये इसकी पोलैरिटी मतलब वेरी करती रहेगी टाइम टू टाइम सर। बिल्कुल सही बात बेटा, देख रहे हो ना करंट जो आया कभी 0 हुआ क्या? करंट बताओ तो, क्या स्टेडी स्टेट आ गया इसमें कभी? नो सर। कभी नहीं आ गया ना बेटा, इस सर्किट में करंट कभी बंद ही नहीं होगा, है ना। यस सर। जब डीसी Yes, sir. में क्या होता था याद करो कि कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद करंट 0, यस सर। है ना, लेकिन और इसमें ऐसा होगा नहीं। एसी में और कैपेसिटर लगाओगे फिर भी हमेशा करंट आता रहेगा। यस सर। और ये सर ओमेगा सी जो है सर हाँ? भी, ये ओमेगा सी को अगर हम ऊपर ले जाएं सर मतलब कि 1/ओमेगा सी कर दें सर, हाँ हाँ हाँ, तो ये तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा सर। हम बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा भी इंतजार कर लो। ओके सर।
तो देख बेटा अभी क्या दिखा हमको इस सर्किट में कि फेज डिफरेंस बिटवीन, या ऐसे लिखें, या ऐसे लिखें बेटा कि देखो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से पावर 2 बड़ा है ना बेटा, तो क्या कहेंगे बोलो, करंट, करंट जो है बेटा वो लीड करता है, करंट लीड करता है ना बेटा। जिसका फेज बड़ा होगा ना उसको लीड बोलोगे, और जिसका फेज छोटा होगा उसको लैग बोलोगे, ठीक है बच्चा। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2 है ना बेटा। तो मुझे बताओ कोई कि पावर फैक्टर कैपेसिटर के लिए कितना होता है, बोलो बेटा कोई, कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर कितना बेटा, बोलो बोलो बोलो, 0 है ना बेटा। तो पावर कितना, कैपेसिटर के लिए पावर कितना, कैपेसिटर के लिए पावर कितना, तो 0। इसका मतलब समझो, मतलब है बेटा कि तुम अपने घर में एक एसी के कैपेसिटर में, एसी में कैपेसिटर जोड़ दोगे ना बेटा, जैसे घर में तुम्हारा बिजली बत्ती पंखा चल रहा है सब, है ना। चलो एक और डिवाइस जोड़ दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो बच्चा, है ना, तो क्या कहोगे कि मेरा कोई बिजली बिल नहीं उठेगा। अगर तुम्हारे घर में जितने सारे डिवाइस हो, अगर एक कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड हो, इसमें कुछ भी नहीं हो, आइडियल कैपेसिटर हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, तो तेरे घर का बिजली बिल 0 आएगा, है ना, क्योंकि पावर तो तुमने 0 कंज्यूम किया। जब पावर 0 है तो क्यों बिजली बिल आएगा, है ना, एनर्जी कभी कंज्यूम नहीं होगी, है ना बच्चा। अब चलो बात करते हैं, अब चलो बात करते हैं बेटा प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट, है ना बेटा। तो देख बच्चा प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे इसमें या तो समझो कि ये एक इंडक्टर है ना बेटा, या फिर तुम इससे समझो कि बहुत सारे इंडक्टर्स का ये इक्विवेलेंट है बच्चा, है ना, ठीक है। तुमने फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में ये देखा, क्या देखा कि तुमने स्टार्ट कैसे किया, पहले वोल्टेज माना, है ना, और फिर करंट कैलकुलेट किया, वोल्टेज माना और करंट कैलकुलेट किया बेटा। लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है, तुम पहले करंट मान करके वोल्टेज भी निकाल सकते हो। जैसे देखो अभी करने वाला हूं, अभी मैंने मान लिया इसमें करंट है बेटा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने मान लिया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बेटा। तो बोलो इंडक्टर के क्रॉस क्या लिखेंगे, वोल्टेज, वोल्टेज भी क्या लिखोगे, लिखोगे एल डी आई बाई डी टी, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कहोगे एल आई नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, बोलो बेटा होगा, बोलो, ठीक है। तो क्या होगा v इक्वल टू होगा बेटा आई नॉट इंटू एल ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, इसको क्या बोल देंगे बेटा हम लोग, साइन ऑफ पाई बाई ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना बेटा। तो क्या बोल दोगे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना बेटा, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना। अब बताओ, अब मुझे बोलो वी नॉट बराबर क्या है, वी नॉट बराबर क्या है, तो कहेंगे वी नॉट बराबर हमारा है बेटा आई नॉट इंटू एल ओमेगा, या फिर तुम ये भी कर सकते हो बेटा आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई एल ओमेगा, वी नॉट बाई एल ओमेगा, है ना बेटा। अब देख के बताओ, अब बताओ इसमें कौन लीड कर रहा है, करंट की वोल्टेज, करंट लीड किया या वोल्टेज लीड किया, बोलो बोलो, बिल्कुल सही बात। तो कहेंगे वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट, है ना बेटा, बाई पाई बाई 2, है ना बच्चा। ठीक है, देखो अगर मैं कैपेसिटर वाले का बनाता फेज डायग्राम, अगर कैपेसिटर वाले का इस भाषा के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाता फेज डायग्राम, तो कैसे बनाता, इसको तुम बोलते ऐसे आई नॉट और ऐसे बोलते बेटा वी नॉट, बोलो सॉरी ऐसे बोलते बेटा वी नॉट, है ना, या बोलते ऐसे वी नॉट और ऐसे आई नॉट, बोलो बेटा कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए, है ना बच्चा। लेकिन बोलो इंडक्टर के लिए कैसा बोलोगे, इंडक्टर का उल्टा बनेगा ना बेटा, बोलो इंडक्टर का बेटा उल्टा बनेगा ना, इंडक्टर में क्या होगा, बोलो क्या होगा, तो कहेंगे ऐसा हमारा करंट
तो ऐसा वोल्टेज, और इसको बेटा ऐसा वोल्टेज, तो ऐसा करंट, है ना बेटा? ठीक है, तो देख बच्चा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहोगे करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज π/2 लीड कर गया, और इस डायग्राम का मतलब क्या है? वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट लैग कर रहा है। बोलो बच्चा, ठीक है? तो बोलो बेटा, इंडक्टर सर्किट का कितना होगा पावर फैक्टर? बोलो बेटा, कितना पावर फैक्टर? इंडक्टिव सर्किट में कितना पावर फैक्टर? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 0, है ना? क्योंकि इसका भी डिफरेंस कितना है बेटा? π/2 है। इसका भी कितना डिफरेंस है? बोलो, π/2 है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, जल्दी लिखो इसको। कोई बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन करवाइए। अभी क्वेश्चन करवाने के स्टेज में नहीं है बेटा हम लोग, थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सा इंतजार। तो बच्चा पूछ रहा है कि 240 मार्क्स अगर आए हैं तो कितना रैंक आ सकता है? तो 240 मार्क्स में रैंक मेरे ख्याल से 1000 रैंक के आसपास आना चाहिए, 1000 के आसपास आना चाहिए अगर 240 मार्क्स आ रहे हैं तो। 1000 रैंक के अंदर ही आएगा मेरे ख्याल से, बाहर तो नहीं जाएगा उससे। कौन लीड करेगा पता कैसे चलेगा? कौन लीड कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, जिसका फेस बड़ा है वो लीड करेगा, जिसका फेस छोटा है वो लैग करेगा। हाँ, 700 के अंदर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा आइडिया कहता है, मेरा तो एक्सपीरियंस कहता है कि 1000 के अंदर आएगा, 1000 से बाहर रैंक नहीं जाएगा। तीन 3000 से 4000 के लिए कितने रैंक चाहिए? 3000 से 4000 के लिए मार्क्स कितने चाहिए? मार्क्स परसेंटेज में, परसेंटेज में 3000 से 4000 के लिए मान लो कितना होगा? मान लो 40-45%, 40-45% मार्क्स अगर हैं तो आ जाएगा तुम्हारा रैंक। नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे बेटा आज खाली पढ़ेंगे। एसी में ही ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक करेंगे तो फील खत्म हो जाएगी इसकी। पावर फैक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो पावर फैक्टर को डिफाइन ऐसे करना बेटा कि द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस और ए कंबाइंड डिवाइस इन कंपैरिजन टू ए रेजिस्टेंस, है ना बेटा? रेजिस्टेंस के मुकाबले में कोई डिवाइस या कोई डिवाइस का कॉम्बिनेशन कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, आधा कर रहा है कि हाफ कर रहा है कि 1/4 कर रहा है कि 1/3 कर रहा है। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखो। अब देख बच्चा, थोड़ा सा एक रफ बात करें, सुनना ध्यान से बेटा। रफ में बात कर रहे हैं, है ना? रफ वर्क सुनना ध्यान से। बोलो बच्चा, अगर मैं कहूं कि ये एक ब्लैक बॉक्स है, ये एक ब्लैक बॉक्स है बेटा, है ना? ब्लैक बॉक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम उसके बारे में बोलते हैं बेटा जिसके अंदर क्या है हमको पता नहीं है। समझे बेटा? इलेक्ट्रिकल सर्किट में ब्लैक बॉक्स हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो चलो मैंने तुमको हिंट दिया कि इसमें कोई एक ही चीज है, या तो रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है या इंडक्टर है, और कुछ भी नहीं। समझ गए बात को? आइदर 1 रेजिस्टेंस और 1 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर, कोई एक ही डिवाइस है। ठीक है बच्चा? तो अब बताओ, इसमें हमने एक जोड़ दिया किसको बेटा? सेल को, डीसी वाला सेल, और यहां लगा दिया बेटा मैंने एक आमीटर, आइडियल आमीटर। ठीक है, और ये लगा दिया मैंने स्विच। सुनना ध्यान से, मैंने क्या देखा बेटा कि स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया बेटा
तो जैसे ही मैंने ऑन किया, मैंने देखा कि इस आमीटर का जो मेजरमेंट है, जो रीडिंग है, वो हमेशा कांस्टेंट है ना। तो बताओ इसके अंदर क्या है, बोलो बोलो। मैंने देखा कि उसके अंदर करंट हमेशा कांस्टेंट है, तो बोलो बच्चा क्या है इसके अंदर, क्या है? रेजिस्टेंस बच्चा, है ना। रेजिस्टेंस ना होगा बेटा कांस्टेंट, बोलो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बेटा, रेजिस्टेंस। देखो हालांकि देखो बच्चा, कुछ बच्चों ने गलत भी लिखा, किसी लिखा इंडक्टर, कोई लिखा कैपेसिटर, है ना। लेकिन मुझे दिखा 2-4 बच्चे गलत लिखे, है ना, लेकिन बाकी 10-20 बच्चे सही लिखे। तो फिर मैं गलत पे ध्यान क्यों दूं, है ना। जो सही लिख रहे हैं उसके ध्यान देते हैं, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारा इसमें करंट कांस्टेंट है ना बच्चा, इसका मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब चलो एक और केस, सर्किट मैंने फिर से ऑन किया, लेकिन इस बार क्या देखा मैंने बेटा कि करंट जो है स्टार्टिंग में 0 था, करंट शुरू में 0 था, लेकिन करंट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बोलो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर इंडक्टर है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा आप बोलो, अब मैंने कहा बेटा कि फिर से मैंने ऑन किया, इस बार देखा मैंने बेटा कि करंट शुरू में मैक्सिमम करंट और घटते 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 0 हो गया। तो बोलो क्या है इसके अंदर, कैपेसिटर है, बिल्कुल सही कहा तूने बेटा। तो अब मुझे बताओ इसमें पहचानना कितना आसान है बेटा, है ना, कि इसमें क्या है। हम सिर्फ आमीटर को देखेंगे और बता देंगे, है ना। लेकिन सोचो अब मैंने कहा फिर से ब्लैक बॉक्स, यही ब्लैक बॉक्स फिर से इसी डब्बे को यहां से उठाया, इसी डब्बे को यहां से उठाया और इसको जोड़ पे कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, चाहे रेजिस्टेंस लगाओ या कैपेसिटर लगाओ या इंडक्टर लगाओ, कुछ भी डिफरेंस दिखेगा नहीं, हमेशा तुमको कांस्टेंट ही करंट दिखेगा। आगे बच्चा पूछ रहा है ऐसा क्यों, तुमको मैंने करके बता दिया कि तुमने देखा ना बच्चा, इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, इंडक्टर है ना बेटा, इंडक्टर का भी क्या है करंट, बताओ इतना ना बेटा करंट, बोलो बेटा, है ना। अब बताओ ये क्या देगा मेजरमेंट, ये वाला एमीटर क्या देगा मेजरमेंट, याद है ना, एसी करंट। एसी करंट क्या देगा मेजरमेंट, आरएमएस वैल्यू, याद आया, कहा था ना, एसी का इंस्ट्रूमेंट क्या नापता है, आरएमएस नापता है बच्चा, है ना। तो जो भी तुम्हारा करंट होगा वो क्या नापेगा, हमेशा आरएमएस, है ना। और आरएमएस पे आगे फिक्स रहेगा और तुमको लगेगा आरएमएस वैल्यू कांस्टेंट है ना। इसका मतलब बेटा इसमें पता नहीं चलेगा कि इसमें इंडक्टर है कि रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है ना बेटा, ठीक है। पता कैसे लगेगा, जब तुम यहाँ पे लगा दोगे इलेक्ट्रिकल मीटर, जब लगा दोगे इलेक्ट्रिकल मीटर जिसको देख करके बिजली बिल आता है बेटा, है ना, उसको लगा दोगे ना तो पता लग जाएगा तुम क्या। इसमें रीडिंग आया बेटा, इसका मतलब रेजिस्टेंस है, इसमें रीडिंग नहीं आया इसका मतलब या तो कैपेसिटर है या इंडक्टर है, ठीक है बच्चा, बात समझे ना। रीडिंग आ गया मीटर में इसका मतलब रेजिस्टेंस है, रीडिंग नहीं आया इसका मतलब या तो इंडक्टर है या फिर कैपेसिटर है, मतलब फिर से हो गया कंफ्यूजन, है ना बेटा। तो क्या बोलेंगे, इस सर्किट में इसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर रेजिस्टेंस जैसा व्यवहार कर रहा है। अगर मीटर लगा हुआ ना हो, है ना बेटा, तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या है ना। इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है बच्चा, है ना, डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है अपने आप में कि इसके अंदर क्या है, ठीक है बच्चा। तो हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, इसको डिफाइन किया रिएक्टेंस, इसको लिखा किससे बेटा, एक्स से, है ना। एक टर्म डिफाइन किया, लिखा क्या, रिएक्टेंस एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, तो कहोगे रिएक्टेंस का मतलब क्या है बेटा, इमेजनरी रेजिस्टेंस, इमेजनरी रेजिस्टेंस, समझा बेटा। ये रियल रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, इमेजनरी रेजिस्टेंस है ना, समझे बात को, ये क्या है,
इमेजिनरी रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में करंट आता रहेगा लेकिन बिजली बिल नहीं उठेगा। करंट आता रहेगा, बिजली बिल नहीं उठेगा, सर्किट ऑन है लेकिन पावर कंज्यूम नहीं हो रहा। यही ना है बेटा इमेजिनरी, समझे बात को? ठीक है, तो देखो बेटा इमेजिनरी रेजिस्टेंस के टर्म में इंट्रोड्यूस किया। तो इमेजिनरी रेजिस्टेंस किसके लिए डिफाइन करोगे? किसके लिए डिफाइन करोगे? तो कहोगे इमेजिनरी कौन है? तो फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर, है ना बेटा? फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर, समझा बेटा? ठीक है, तो क्या कहोगे तुम कि देखो अगर कोई रेजिस्टेंस होता है बेटा, अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो क्या लिखते हैं बेटा? V नॉट इक्वल टू आई नॉट आर, है ना बेटा? और V RMS इज इक्वल टू आई RMS इंटू आर, है ना बेटा? ठीक है, एंड V इक्वल टू आई आर, है ना बच्चा? पीक करंट में ही फॉर्मूला ऐसा, RMS में भी फॉर्मूला ऐसा, और इंस्टेंटेनियस करंट में भी फॉर्मूला ऐसा। ठीक है बच्चा? लेकिन जब तुम बात करोगे बेटा रिएक्टेंस के लिए, है ना, तो रिएक्टेंस का भी ट्रीटमेंट, रिएक्टेंस का भी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस जैसा होगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है ना बेटा? कैसा? देखो कैसा ये कि जैसे कहा था ना V इक्वल टू आई आर, इसमें तो यहां भी बोल देंगे बेटा V नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स, है ना बेटा? और B RMS इज इक्वल टू आई RMS इंटू एक्स, है ना बच्चा? लेकिन ध्यान रखना V इज इक्वल टू आई एक्स नहीं बोलना, है ना? क्योंकि इंस्टेंटेनियस के लिए अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके बीच में फेज डिफरेंस आएगा। कैपेसिटर और इंडक्टर में हमेशा क्या आएगा बेटा? फेज डिफरेंस आएगा। तो V इक्वल टू आई एक्स अप्लाई नहीं होगा, लेकिन B नॉट इक्वल टू आई नॉट एक्स सही है, B RMS इक्वल टू आई RMS इंटू एक्स सही है। ठीक है बच्चा, है ना? तो देखो तो बेटा अगर मैं कहूं कि मुझे चाहिए कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस, अगर मैं कहूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना बेटा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बोलेंगे बेटा? XC। XC इक्वल टू क्या बोलेंगे? X इक्वल टू क्या बोलोगे? V नॉट बाई आई नॉट, है ना बेटा? क्या बोलेंगे? V नॉट बाई आई नॉट। किसके लिए? फॉर कैपेसिटर, है ना बेटा? अब बताओ कैपेसिटर के लिए तुमने आई नॉट क्या लिखा था? कैपेसिटर के लिए आई नॉट क्या लिखा था? लिखा था V नॉट ओमेगा सी, लिखा था ना बेटा? V नॉट कैंसिल हो गया तो 1 बाई ओमेगा सी, तो फॉर्मूला हो गया 1 बाई ओमेगा सी, समझा बेटा? और इसको भी क्या लिखोगे? ओम लिखोगे। ये इमेजिनरी रेजिस्टेंस है ना बच्चा? ठीक है, अब देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है बच्चा? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? देखो फिर से बोलेंगे XL। XL क्या बच्चा? तो X बराबर फिर से V नॉट बाई आई नॉट, फिर से बेटा V नॉट बाई आई नॉट, है ना? और तुमने V नॉट क्या निकाला था? निकाला था ओमेगा L आई नॉट बाई आई नॉट। तो XL इक्वल टू क्या फॉर्मूला बेटा? ओमेगा L, ओमेगा L, और ये भी क्या बच्चा? ओम, समझे? ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। रिएक्टेंस का यूज एंड इमेजिनरी रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? अभी रुक जाओ, इंतजार करो इसके बारे में। अभी इतना बताया वो समझ में आया ना? रिएक्टेंस डिफाइन क्यों किया? क्योंकि रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट आसान है ना बेटा? बोलो, रेजिस्टेंस के साथ कैलकुलेशन आसान है, और कैपेसिटर में क्या करना पड़ा? डिफरेंशिएट करना पड़ा, है ना बेटा? ठीक है, इसलिए क्या कहा हमने कि देखो अगर तुम कैपेसिटर और इंडक्टर इसको भी रेजिस्टेंस जैसा मानोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा बच्चा। बात समझा ना? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो चीजों को आसान करने के लिए हमने इसको मान लिया रिएक्टेंस, इमेजिनरी रेजिस्टेंस जैसा। बोलो अलंकृता।
लिख लिया बच्चा? हाँ, संडे वीडियो नॉट अपलोड, सही बात। संडे वाला वीडियो क्यों करूं अपलोड? वो डाउट क्लास है, डाउट क्लास क्यों अपलोड करूंगा यार, बताओ? डाउट क्लास को मैं क्यों अपलोड करूंगा? डाउट क्लास इज पर्सनल। लिंक भेज दिया सबको, लिंक भेज दिया। चलो देखो बेटा, देखो बच्चों, अब सुनो ध्यान से। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो वाकई में एक रेजिस्टेंस है बेटा। रेजिस्टेंस तो वाकई में एक रेजिस्टेंस है ना? लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर क्या है? इमेज नहीं रेजिस्टेंस है। ये वाकई में रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस जैसा हम मानते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंस। समझा? अब सोचो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में थे, पैरेलल में थे, या कोई और कॉम्बिनेशन था बेटा, तो सारे रेजिस्टेंस को मिला करके एक बनाए थे ना? बोलो, सारे रेजिस्टेंस को मिला क्या बनाए थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोल बच्चा, सारे मिला के बनाए थे क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना? अब सोचो, अब मैं बोलता हूं बेटा, अब मैं बोलूं इंपेडेंस। अब यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूं क्या बेटा मैं? इंपेडेंस। ठीक है, इंपेडेंस क्या होता है? तो इंपेडेंस को वैसे ही समझो, जस्ट लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना बेटा? जस्ट लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना? जिस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, वैसे ही समझो एसी के सर्किट में निकलेगा बेटा एम्पेडेंस। उसको लिखा है मैंने जेड, है ना? क्या समझो इसका मतलब? कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, है ना? या रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर होगा, या रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर होगा, या इंडक्टर प्लस कैपेसिटर होगा, है ना बच्चा? तो उसका इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? जेड, जस्ट लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये भी हो गया बेटा ओम में, ये भी हो जाएगा हमारा ओम में, है ना? ठीक है, ठीक है बच्चा? गलत लिखा है क्या इंपेडेंस? स्पेलिंग इंपेडेंस होता है आई एम पी ई डी ई एन सी ई, इंपेडेंस। ठीक है, इंपेडेंस ये यूनिट बेटा, स्पेलिंग। ठीक है, देखो बच्चा, जस्ट लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना? क्या कहोगे? फॉर एसी सर्किट्स, है ना बेटा? फॉर एसी सर्किट्स। कैसा वाला? तो कहोगे मिक्स्ड। इसका मतलब क्या हो? इसमें कम से कम दो डिवाइस हो, इसमें कम से कम दो डिवाइस हो, है ना बेटा? ठीक है, तो कहेंगे पूरे सर्किट के लिए V नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू जेड, है ना बेटा? VRMS इक्वल टू IRMS इंटू जेड, है ना बेटा? लेकिन V इक्वल टू I इंटू जेड नहीं बोलेंगे, ये दोनों सही है ना बेटा? ये क्यों नहीं बोलेंगे? तो कहेंगे फेज गड़बड़ हो सकता है, फेज की कहानी बदल सकती है बच्चा, फेज की कहानी बदल सकती है ना? इसलिए। समझ गए बच्चा? ठीक है, अब तुम्हें दिखाता हूं मैं जो तुम क्वेश्चन बोल रहे थे, है ना? अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन करोगे। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, है ना बेटा? इसके साथ एक एसी का सोर्स। ठीक है बच्चा? इस सवाल में ये तुमको दिया हुआ है ना, कि C इक्वल टू तुम्हें दे दिया जाए 2/ω/r। ठीक है बच्चा? C हमारा क्या है? C की वैल्यू है 2/ω/r। ठीक है बच्चा? और इसका जो वोल्टेज है बेटा, ये दिया हुआ है हमारा पीक वोल्टेज, इसका दिया हुआ है पीक वोल्टेज, है ना? ठीक है, पीक वोल्टेज दिया हुआ है V पीक इज इक्वल टू V नॉट। ठीक है बच्चा? क्वेश्चन क्या पूछा देखो, पहला सवाल कहता है फाइंड इम्पेडेंस, है ना बेटा? दूसरा पूछता है फाइंड
आरएमएस करंट, है ना बेटा, ठीक है। तीसरा पूछता है फाइंड पावर ऑफ पावर डिलीवर्ड, है ना बेटा, सोर्स जो है वो कितना पावर डिलीवर किया, ठीक है बच्चा। और क्या पूछ रहा है देखो, और पूछ रहा है बेटा कि फाइंड वाटलेस करंट, फाइंड वाटलेस करंट, ठीक है बच्चा। सुनना ध्यान सब लोग, बोलो बेटा ये सर्किट कैसा है, सीरीज में कि पैरेलल में, बोलो बोलो, सीरीज या पैरेलल, जल्दी बताओ, सीरीज। तो बोलो बेटा इन दोनों में करंट सेम या पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट सेम होगा या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट सेम होगा बच्चा। तो बोलो इसमें किसको रिफरेंस लोगे, रिफरेंस कौन होगा, करंट या वोल्टेज, रिफरेंस कौन होगा, रिफरेंस कौन होगा, करंट, बिल्कुल सही बेटा। जो चीज दोनों में सेम होगी उसी को कंपेयर करोगे ना, सुनना ध्यान से। अच्छा ये इरेज कर दूं, ये इरेज कर दूं ना बेटा, ओके। देखो बच्चा, तो देखो बेटा इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो तो आर है ही, है ना, लेकिन जो कैपेसिटर का एक्सी है बेटा ये होता है 1/ω_c, तो ये हो गया बेटा R/2। बोलो बेटा 1/ω_c कितना हो गया बेटा, R/2 हो गया, है ना, ठीक है। अब जो देखो, अब मैं बोलूंगा बेटा, देखना, सुनना ध्यान सब लोग, सुनना एक एक वर्ड को ध्यान से। ये दोनों सीरीज में है बेटा, है ना, तो इसका मैं बनाऊंगा फेजर डायग्राम, इसका मैं बनाऊंगा फेजर डायग्राम, ठीक है। कैसे बनाऊंगा देखो, मैं कहूंगा देखो इसमें करंट हमारा दोनों में सेम है, तो करंट हमारा दोनों में सेम है ना बेटा, तो करंट हो गया रिफरेंस। अब बताओ इसका वोल्टेज कैसा होता है, इसका वोल्टेज करंट के सेम फेज में होता है ना बेटा, तो इसका मतलब करंट के सेम फेज में है, तो ये बन गया मेरा VR। VR का मतलब क्या बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना बेटा। अच्छा इसमें बताओ कैपेसिटर में क्या होता है, तो कहोगे कैपेसिटर का वोल्टेज करंट के मुकाबले में लैग करता है, पीछे होता है। कितना पीछे होता है, 90 डिग्री। नहीं बेटा, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, इंडक्टर में लीड करता है ना। तो ऐसे ना बनाओगे, बोलो ऐसे ना बनाओगे बेटा VC, बोलो, ठीक है। तो देखो बच्चा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो इसका वोल्टेज होगा, बोलो होगा ना। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, V0, है ना, ठीक है। बात समझे बेटा, ठीक। तो इस डायग्राम में देखो तो बोल सकते हो ना बेटा V0 स्क्वायर इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना। और पूरे सर्किट के लिए क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ, पूरे सर्किट के लिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं I0Z, है ना बेटा। और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, ये होता है I0R, है ना बच्चा, और ये क्या होता है I0XC, है ना बेटा, ठीक है। तो अब देखो इन सबको यहाँ पुट कर लो तो क्या आ गया बेटा, इसका मतलब Z स्क्वायर इक्वल टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका मतलब Z कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बोलो बच्चा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, R√5/2 हो गया फर्स्ट पार्ट, देख लो इंपेडेंस निकल गया। आई बात समझ में, ठीक है बच्चा। अब देखो क्या निकालना है, अब निकालना है बेटा RMS करंट। तुम नोट करो, आगे बनाऊंगा मैं, चाहो तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटक से। ठीक है बच्चा। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं बेटा सेकेंड पार्ट में क्या था बेटा, देखो फाइंड RMS करंट।
तो देखो बेटा पहले हम निकालेंगे पीक करंट। पीक करंट क्या होगा बोलो? पीक करंट होगा आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड। इसका मतलब क्या हो गया? पुट कर लो, तो हो गया 2v0 बाई √5r। बोलो बेटा, तो आरएमएस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट बाई √2। बोलो बच्चा, आई नॉट बाई √2। तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा √2v0 बाई √5r। बोलो बच्चा, होगा? होगा बेटा? अब चलो थर्ड में देखो। थर्ड में देख बेटा, थर्ड में क्या कहता है? थर्ड में कहता है बेटा फाइंड पावर डिलीवर्ड। पावर निकालना है ना बेटा, तो पावर का फॉर्मूला क्या था बोलो? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। यही था ना बेटा? चलो पहले पावर फैक्टर निकाला जाए। तो देखो बेटा, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस यही ना हुआ साई, है ना बेटा? तब डायग्राम में देखो तो tan साई कितना हो जाएगा बेटा बोलो? tan साई इक्वल टू वी नॉट वीसी बाई वी आर। वीसी बाई वी आर इज इक्वल टू एक्सी बाई आर इज इक्वल टू 1/2। बोलो बच्चा, tan साई निकल गया, है ना बेटा? तो tan साई इतना है, तो cos साई क्या होगा बोलो? cos साई हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2/√5। बोलो बेटा, ठीक है? तो अब सोचो बेटा पावर क्या हो जाएगा हमारा? तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? पावर का फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस साई, है ना बेटा? तो वी आर एम एस कितना? तो बोलेगा वी नॉट बाई √2, है ना बेटा? आई आर एम एस कितना? ये आई आर एम एस √2 वी नॉट बाई √5r इंटू कॉस साई। कॉस साई क्या होगा? 2/√5। कॉस साई होगा बेटा 2/√5। तो कितना हो गया बच्चा? ये हो गया 2v0² बाई 5r। बोलो बेटा, समझ गए? ठीक है बच्चा? अब आ जाओ लास्ट बार में, वाटलेस करंट। बोलो बेटा, वाटलेस करंट क्या बताया था? बोलो बोलो, वाटलेस करंट क्या बताया था? आई वाटलेस इक्वल टू, कहा था बेटा आई आर एम एस साइन साई, है ना बेटा? तो आई आर एम एस कितना देखो? आई आर एम एस कितना देखो बच्चा? √2 वी नॉट बाई √5r इंटू साइन साई। साइन साई कितना बच्चा? तो 1/√5। तो हो गया √2 वी नॉट बाई 5r। समझ गए? बोलो बच्चा, किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? प्लीज फेजर डायग्राम। सुजल अनम्यूट करो, सुजल हैंड रेज करो। नहीं बेटा, एक क्वेश्चन कराऊंगा तब छुट्टी करूंगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा छुट्टी दूंगा। एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे मुझे। एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। सुजल बोल रहा है फेजर डायग्राम बता दूं। फेजर डायग्राम बता ही दिया बच्चा तुमको। पीछे वाले फेजर डायग्राम को लिंक करो, है ना? खुद समझ जाओगे। नोट करो बच्चा।
बोलो बच्चा, ये 100 वोल्ट क्या है? 100 वोल्ट क्या है? 100 वोल्ट क्या है बच्चा? कोई नहीं लिख रहा। हैंग हो गया क्या पीसी? हम्म, बोलो बच्चा, 100 वोल्ट क्या है? 100 वोल्ट क्या दिया हुआ है? 100 वोल्ट क्या दिया हुआ है? नहीं छोड़ूंगा। एक क्वेश्चन करके बताओ, एक क्वेश्चन करके बताना पड़ेगा। हट, वीडियो आ रही है, बीच में कुछ देर के लिए रुका था, लेकिन अभी आ रही है वीडियो। बोलो बेटा, 100 वोल्ट क्या है? अरे बता। बेटा अब वीडियो स्टॉप नहीं है, वीडियो आ रहा है अब। स्क्रीन इज ब्लैक सर। स्क्रीन कैसे ब्लैक हो गया? देख बच्चा, विनोड 100 वोल्ट हमारा है आरएमएस वोल्टेज, समझा? जब क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता है कुछ भी ना बेटा, जब क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं होता है तो आरएमएस मानते हैं। ये आरएमएस वोल्टेज है बेटा, ये आरएमएस वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है। चलो बनाओ। कुछ भी लिखा ना हो तो आरएमएस मानेगा हमेशा। सॉल्व करो। बनाओ बच्चा, ये सवाल कर लो, फिर छोड़ दे रहा हूं। इंडक्टेंस की वैल्यू है 2/5 पाई। 2/5 पाई है बेटा। वो डब्ल्यू या सिंबल क्या है? डब्ल्यू कहां बना हुआ है? डब्ल्यू तो कहीं है ही नहीं। 300 ओम, 2/5 पाई हर्ट्ज। ये एसी का सोर्स है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अरे बच्चे म्यूट कर लें बेटा अपने आप को। चलो मैं ही म्यूट करता हूँ भाई तुम लोग को। बनाओ। हेनरी है वो। हाँ एचपी, सही बोल रहे हो तुम। यूएस में 60 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। हाँ बच्चा, पाई ऊपर है, 2/5 पाई। एक मिनट, 2/5 नीचे नीचे है, नीचे नीचे नीचे। ये 5 पाई नीचे है बच्चा, पाई नीचे में है ना, पाई नीचे में है, पाई नीचे है। इंडिया में बेटा होती है 50 हर्ट्ज। लेकिन बात कुछ नहीं। चलो बना, लगते हो बात करने, मुझसे ही बात करने लगते हो। बात मत करो, सॉल्व करो। और आंसर भेजते जाओ। पाई नीचे है, 2/5 पाई।
गुड अदिति आगे बढ़ो, बिल्कुल सही तुम्हारा। अदिति का फर्स्ट सही है। श्रेयांश का भी सही। अदिति का करंट भी सही है, बिल्कुल सही। चहेता, वाह तुम्हारा भी सही है बच्चा, आगे बढ़ो। ये क्या लिख दिया, R3 पावर हाफ बाई 2। श्रेयांश भी सही है, राघव भी सही। श्रेयांश आगे बढ़ो। श्रेयस, श्रेयांश नहीं श्रेयस है ये। श्रेयस। राघव, सुमित गलत हो गया बेटा। सुमित, सुमित तुम्हारा गलत है, चेक करो। हाँ अदिति आगे बढ़ो। आदित्य बोल रहा है नहीं बन रहा। सिंपल है बच्चा, दिमाग लगाओ बनेगा। हालांकि दिमाग भी लगाना नहीं है, जो बताया एग्जैक्टली फॉलो करो उसको। सुमित अवस्थी आगे बढ़ो। चलो मैं कर दे रहा हूं, देखो जितने लोग कर चुके हैं बहुत अच्छी बात। चलो मैं करता हूं बेटा, देखो तो देखो बच्चा, इस सवाल में रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है ही बेटा हम लोग को। रेजिस्टेंस हमारा दिया है बेटा 30 ओम, है ना। और देखो बेटा एक्सएल निकाला जाए, एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल। ओमेगा कितना बेटा 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा 40 ओम। पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, पुट करो, ये जाएगा 40 ओम, है ना बच्चा। अब बनाया जाएगा बेटा फेज डायग्राम। तो कैसे बोलेंगे, सीरीज में है ना बेटा, सीरीज में है तो करंट रिफरेंस, और पैरेलल में होगा तो वोल्टेज रिफरेंस। अभी देखो बेटा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज वी आर, इंडक्टर का वोल्टेज ये हो गया बेटा वी एल, है ना। 90 डिग्री लीड कर रहा है बेटा, इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है ना। तो अब देखो इन दोनों का बेटा जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा ये होगा वी नॉट। फिर से बोलोगे वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। ये हो गया बेटा आई नॉट जेड का स्क्वायर, ये हो गया आई नॉट आर का स्क्वायर, और ये हो गया आई नॉट एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, कैंसिल कर लो, क्या हो गया z इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 50 ओम। समझा, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो बेटा सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कहेंगे आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस एट 100, ये है 50, ये हो गया 2 एम्पियर। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब निकालना बेटा पावर। तो देखो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या बोल दोगे बेटा, tan साई इक्वल टू 3/4, है ना बच्चा। इसका मतलब साई कितना आ गया बेटा 37 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस साई, है ना बेटा। वी आर एम एस हो गया 100, ये हो गया 2, और ये हो गया 4/5, है ना। ओ सॉरी 53 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ये हो गया बेटा 53, ये हो जाएगा 3/5, तो आ जाएगा बेटा 120 वाट। ये हो जाएगा बेटा 120 वाट। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमारा हो गया, क्या निकालना था, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या होता है बेटा, आई वाटलेस। आई वाटलेस क्या होगा बोलो, ये होता है आई आर एम एस साइन साई। तो आई आर एम एस था बेटा हमारा 2, और साइन साई हो गया 4/5। इसका मतलब हो गया 1.6 एम्पियर, है ना बेटा। तो कहेंगे करंट का हिस्सा 1.6 एम्पियर वो है बेटा जिसकी वजह से पावर नहीं हो रहा जनरेट। बिल्कुल सही अदिति, गुड। विनोट डब्लू जैसा सिंबल क्या है, विनोट डब्लू कहाँ, विनोट के बाद डब्लू नहीं है बेटा। डब्लू कहाँ दिख रहा है तुमको, मुझे दिख ही नहीं रहा। करुणा शंकर का भी पूरा सही है।
जल्दी लिखो। सुमित अवस्थी का भी सही, सब सही गया, बिल्कुल सही, गुड। एक्स बेटा एक सिंबल के लिए, एक बॉडी के लिए, एक बॉडी के लिए, एक बॉडी के लिए, एक डिवाइस के लिए एक्स, और पूरे सर्किट के लिए जेड। विश का भी पूरा सही, मेरा भी ऑल राइट, गुड। अब बोलो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए हो? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए हो क्या? नहीं पढ़े हो? बिल्कुल नहीं आता? कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल नहीं आता क्या? थोड़ा बहुत आता है ना, थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा। जैसे मान लो P3 + 4i है ना बेटा, तो 3 क्या बोलते हैं? बोल, रियल नंबर, रियल पार्ट है ना बच्चा। और ये क्या है? इमेजनरी पार्ट। ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट है ना। अब दिमाग लगाओ, क्या इसको मान सकते हैं रेजिस्टेंस? रियल पार्ट रेजिस्टेंस है ना, और इमेजनरी पार्ट रिएक्टेंस। बोलो, रियल पार्ट कौन? 3 रेजिस्टेंस, इमेजनरी पार्ट क्या? रिएक्टेंस है ना। और पूरा क्या है? बोलो पूरा क्या है? पूरा क्या है? जेड। बिल्कुल सही पहचाना तुम लोग, है ना बेटा। तो चलो इसको मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से भी सिखाऊंगा सॉल्व करना, है ना। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करके आना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवाइज करके आना, है ना बेटा। उससे क्या होगा ना कि बड़े बड़े एसी के जो बड़े बड़े सर्किट होंगे वो आसानी से हो जाते हैं सॉल्व, है ना। एक तो फेजर डायग्राम है, इसमें 2 मेथड है, इसमें 2 मेथड है। एक है फेजर डायग्राम मेथड और एक है बच्चा हमारा क्या? बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। फेजर डायग्राम का लिमिटेड एप्लीकेशन है ना बेटा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड जो होता है बड़े बड़े सर्किट को भी सॉल्व कर सकता है। दोनों सिखाऊंगा, लेकिन तुम रिवाइज करके आना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा रिवाइज कर, देखिए ना, हल्का फुल्का पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना कि एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, बस देख लो, हल्का सा पढ़ लो, ठीक है। चलो बाय। जो होमवर्क था वही होमवर्क, कोई होमवर्क नहीं पढ़ा है तुम्हारा। एक डीपीपी ऐड करना मन से अपना, एक डीपीपी ऐड कर लेना। बाय।